अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मज़ूरन भट्टी और आपको खुशामदीद ओपन स्काई मीडिया के पॉडकास्ट के अंदर। आज की जो हमारी शख्सियत है वो आप डेफ़िनेटली उनको जानते होंगे। यूएई की जो है ना वो बड़ी चंचल ख़ातून मैं कहूँगा उनको। और आप उनके टिकटॉक स्टार कहूँ, उनको बिज़नेस वूमन बोलूँ, उनको मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए मैंने उनको बुला लिया आज। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका ये कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? माशाल्लाह इतनी आप ज़बरदस्त बिज़नेस वूमन माशाल्लाह इसको बनी है। क्या ख्वाब है उनके? कैसे इस फ़ील्ड में आई? और उनसे जो किस तरह की ख़वातीन जो दूसरी हैं वो उसमें बिज़नेस में आ सकती हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई कैसे की जा सकती है। तो यास्मीन कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। यास्मीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आने के लिए। बहुत शुक्रिया। आपका सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। भैया मुझे बस थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न थी, मैं आप वो क्या बोलूँ, बिज़नेस वूमन बोलूँ, टिकटॉक स्टार बोलूँ? या आप सिर्फ़ यास्मीन की सारी चीज़ें पीछे रह गई। अच्छा, चलें यास्मीन कंवर साहब, यूएई के हवाले से लोग सारे जानते हैं आपको। थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइएगा, कहाँ से ताल्लुक है और करियर कहाँ से आपने आगाज़ किया? इंश्योरेंस से मुझे मालूम है आपने किया, तो उस बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मंज़ूर भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया और मेरे पेरेंट्स के ताल्लुक ज़िला कसूर से, आपके शहर से ताल्लुक रखते हैं और लेकिन मेरा बॉर्न ब्रॉट अप लाहौर का है और स्कूलिंग, एजुकेशन लाहौर से ही है और स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस जो है वो मेरी मदर कंपनी है। आज अगर मैं यास्मीन कंवल हूँ, यहाँ बैठी नज़र आ रही हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो अब इसके पीछे स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस पाकिस्तान और फिर स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस गल्फ़ ज़ोन जो कि यहाँ यूएई में एग्ज़िस्ट करता है, सऊदी अरब में है, कुवैत में है, काफ़ी सारे मुल्कों में है। तो उसकी वजह से आज मैं यास्मीन कंवल ठीक, बड़ा सती तौर पे आई हूँ और कहीं पे कुछ और कर रही थी, वहाँ पे किसी ने मुझे देखा, उसने मुझे कहा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, फ़ौत हो गए हैं वो इस दुनिया में नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा तुम मिस फिट हो, ठीक है? और उसमें मार्केटिंग भी खुद कर रही थी, मैनेजमेंट भी खुद कर रही थी, सब मेरे साथ एक बिज़नेस पार्टनर थे, उनके साथ मिल के। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा और स्ट्रेट लाइफ़ का बंदा था, उसने कहा नहीं तुम तो मिस फिट हो, तुम्हें तो किसी और फ़ील्ड में होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बिठा के एक दिन समझाया ये करियर है, मैंने तो अपना कहा ये हलाल है, हराम है, ये है, वो है, फ्रॉड हो जाते हैं ऐसे-ऐसे जो भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम 1 महीने की छुट्टी करो, उससे मेरे बॉस से छुट्टी ले भी ली और कहा कि 1 महीना काम करो, अगर 1 महीने बाद तुम यहाँ से अच्छी अर्निंग नहीं वहाँ अर्न करोगी, तो तुम्हें मैं 1 महीने की तनख्वाह अपनी पॉकेट से दूँगा और तुम ऐसे किया कि मैंने उन्हें कहा कि मेरा टास्क है मुझे गाड़ी लेनी है। अपनी कमाई से कमा के गाड़ी लेनी है और मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट फीमेल बनना चाहती हूँ जिसकी अपनी गाड़ी है, ठीक है? और नॉट ओनली फीमेल, इवन मेरी फैमिली में जो मेल्स हैं उनके पास भी किसी के पास गाड़ी नहीं थी, तो मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा ये टास्क था। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले महीने में तुमने गाड़ी के टायर जितने पैसे कमाने हैं। और उस बि अच्छा, वो कांसेप्ट जो मैं आपको जो आप भी अभी ज़िक्र करेंगी वही था कि हराम है। अच्छा, वो बंदा कहता है अच्छा मरने तो बाद पैसे लभने ने मैनू की फ़ायदा? मैंने इस तरह का हैं? तो मैं कि मुझे मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो उस वक़्त क्या मुश्किलात पेश आई उसको? बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन एक तो ये कि अच्छा उस्ताद था मेरे पास, जो मुझे गाइड अच्छे से करता था। फिर स्टेट लाइफ़ के भी उस्ताद जितने भी मुझे मिले, जिनसे मैंने ट्रेनिंग की, कोर्सेज़ किए, तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प मिली। और फिर ये कि वालिदैन की दुआएँ थी। ऐसा नहीं होता तो मैं 11 बजे से 12 बजे से पहले घर आऊँ और अगले दिन फिर उसी रूटीन से जाना है। मुझे पूरा क्योंकि जब महीना खत्म हुआ था ना पहला महीना, तो मेरे पास जितने मेरे जानने वाले लोग थे, उन सबको मैंने टच कर लिया हुआ था इंश्योरेंस के लिए। और उसमें से जिसने पॉलिसी लेनी थी ले ली हुई थी। तो मेरे पास तो मेरा पर्सनल सोर्स खत्म हो गए थे। तो देन मैंने अपने उस वक़्त के बॉस को बोला कि मुझे बताएँ अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो जो रॉ मटेरियल था खत्म हो गया। बजे निकलती थी और मेरा सबसे पहला टास्क ये होता था कि मैंने 7 साढ़े 7 बजे लाहौर के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ डॉक्टर्स जो हैं, वो डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपनी जॉब शुरू कर देते हैं। 6 बजे शिफ्ट चेंज होती है। ठीक है? तो मैं वहाँ से शुरू करती थी। मुझे टास्क दिया गया था कि आपने 12 साढ़े 12 बजे तक जो है ना, लाहौर के अंदर करीब-करीब जितने भी हॉस्पिटल हैं सारे विज़िट करने हैं। और किसी डॉक्टर को भी रैंडमली मेरे जो बॉस थे उसने कहा था मैं जाके चेक करूँ तो मुझे उसके पास आपका कार्ड मिलना चाहिए। अगर जिसके पास मुझे आपका कार्ड नहीं मिला, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है? वो उनका जो मेरे पे प्रेशर था, जो उन्होंने जिस तरीके से काम लिया उसकी वजह से ये हुआ कि जब 2002 आया तो मैं पाकिस्तान की टॉप 10 सेल्स वाह! रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी हुई थी। नहीं।
ठीक है? और मैंने 2002 में अपनी छोटी बहन की शादी की, ठीक है? और 2003 में जो है मैंने थोड़ा सेविंग की। 2004 अप्रैल में घर, जो मेरे वाले साहब के पास इस वक़्त है वो, और गाड़ी। अप्रैल के महीने में दोनों एक साथ काम किए। आपको सलाह के तौर पे भेजा या रिवार्ड के तौर पे भेजे? हाँ, किसी भी जगह इंसान की ग्रोथ होती है, तो मैं हर साल नंबर 1 आ रही थी। 10 साल जो है 2002 से ऑनवर्ड, 2009-10 तक मैं जो है मेरी लीडर गैलरी में तस्वीर हर साल नई बदलती थी। बदलती थी लेकिन होती मेरी थी, ठीक है? ये मेरा खुद को अपने आप को चैलेंज था। कैडर कैडर चेंज हो रहे थे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से सेल्स ऑफिसर हो गई, फिर सेल्स मैनेजर हो गई। तो वहाँ जाके मुझे लगा कि अब मेरी पाकिस्तान लेवल पे ग्रोथ जो है वो रुक गई है। पैसे माशाल्लाह उस ज़माने में मैं जो है 2 ढाई लाख महीने का कमा रही थी। मेरी ज़िम्मेदारियाँ माशाल्लाह से टाइमली पूरी हो रही थी, सब चीज़ें हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए। कि मेरे कोलीग थे वो मुझे डरा रहे थे कि तुम एक ऐसे मुल्क का, क्योंकि मैं टॉपर थी तो वो नहीं चाहते थे मैं जाऊँ। बहुत सारे रोड़े अटकाए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भी आई मैंने फेस की। इस ट्रांसफ़र के लिए दुबई आने के लिए मैंने बहुत फेस किया। ठीक है? तो वो मुझे इमोशनली और हर तरह से डरा रहे थे कि वहाँ जाके तुम जो है नाकाम हो जाओगी, गर्मी बहुत है, हालात नहीं सही हैं। इतना सफ़र करना पड़ा है। बहुत कुछ। तो मैं उनको ना वो पंजाबी चो किच्छा मारना एंड जो मैं वो कहनी कि नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे गर्मी पसंद है। ठीक है? अभी भी बाहर निकले तो सारे लोग भाग के गाड़ी में घुसते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा धुप लग जाए क्योंकि यूएई के अंदर आपको पता है कि हम लोग अंदर रहने के आदी हैं, तो धूप बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही। तो फिर आप यहाँ शिफ्ट हो गई और फिर ज़ाहिर है गर्मी का महीना और ड्राइविंग रोज़े लाइसेंस भी नहीं है, रोज़े ऊपर रोज़े 5वां रोज़ा 5 अगस्त 2011। वेरी गुड। तो क्या आप फिर कैसे लगा आपको यहाँ पे आके और इमीडिएटली दुनिया बदली हुई और सारा कुछ? लाहौर एयरपोर्ट पे गाड़ी थी, यहाँ आके बेकार हो गई। सबसे पहले 11 नंबर पे आए और मैं 2 जो है ना वो सूटकेस भर के पाकिस्तान से लेके आई थी। एक सूटकेस कपड़ों का था, ठीक है? दूसरा जो था वो सिर्फ़ जूतों का था, ओके, ठीक है? तो फिर काफ़ी है वैसे। नहीं, नहीं, वो जूतों का था। मुझे ये पता था कि मैंने बहुत चलना है, ठीक है? मैंने यहाँ आने से पहले, ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग नए हैं, यूएई आना चाहते हैं। मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारी यूएई के अंदर लोगों की, यूट्यूबर्स के, उस ज़माने में इतने नहीं थे लेकिन थे। हाँ, इसका उनकी वीडियो देखी, दुबई की मुख्तलिफ बस स्टॉप कौन से हैं, नाम क्या है, कौन-सी बस कहाँ से कहाँ जाती है, मेट्रो कौन-सी वाली है, कितने पैसे लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ बैठ के रिसर्च वर्क करके यहाँ आई थी। तो मुझे पता था कि मुझे पैदल चलना है, ठीक है? और पैदल चल के डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है और पाकिस्तानी ढूँढने, क्योंकि स्ट्रीट लाइफ तो थी पाकिस्तानियों के लिए। आगे पाकिस्तान से पाकिस्तानी थे आप। तो यहाँ आके सबसे पहले जब मैंने जुमला सीखा तो वो सीखा था, डू यू हैव एनी पाकिस हर जगह जाके हम पूछते डू यू हैव एनी पाकिस्तानी। तो फिलिपिनो जो है ना, बहुत सारी फिलिपिनो जो है वो जैसे ही मैं हमने बोला डू यू तो कहती नो पाकिस्तानी, नो पाकिस ना। स्ट्रेट लाइफ का बहुत नाम था उस जमाने में। अभी वो जो टारगेट खालिद साहब ने दिए हुए अभी तक वापस रिपीट ना हो सके। यहाँ पे थोड़ा-सा आसानी होती है कि लोग यहाँ समझते हैं चीज़ों को शायद। हाँ। यहाँ लोगों को शायद वो आपको गर्मी के अलावा पैदल चलने के अलावा डेफ़िनेटली वो तो डेफ़िनेट स्ट्रगल होती है यहाँ पे। यूएई के बारे में मैं ये कहता हूँ कि भई आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा है, जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन परदेस परदेस है, बताता तो ज़रूर है अपना। तो आप वालिदैन से भी दूर थी और सारी चीज़ों को जहाँ पे आप इतना करीब थी अपनी फैमिली के, उनकी आपने उनके लिए बड़ा कुछ वो काम किया, मेहनत की, तो फैमिली की भी डेफ़िनेटली याद आती होगी। तो और इसके अलावा कुछ शेयर करना चाहें मालिक, क्या मसाइल पेश लाइक सबसे पहले तो ये था कि गाड़ी नहीं थी, सबसे पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी, घर नहीं था। अम्मी नहीं थी, अब्बू नहीं था, बेटी नहीं थी, ठीक है? जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारी। फिर घर का सुकून नहीं था। मतलब मैं इंडिपेंडेंट शुरू आके 2-3 महीने बाद ही मैंने इंडिपेंडेंटली अकोमोडेशन रखी है। स्टूडियो ले लिया था, उसमें शिफ्ट कर गई थी। लेकिन जब मैं घर जाती थी तो खुद ही खाना पकाना है, खुद ही खाना है। तो ये सारे मसाइल जो सब बैचलर यहाँ पे फेस करते हैं, वो सब फेस किए। ये अम्मी की मेहरबानी कि अम्मी साल में 3-4 चक्कर लगाती थी मेरे पास। जब मैं जैसे ही थोड़ी-सी स्टेबल हुई तो मैंने ये किया कि अम्मी को जो है हर महीने, मतलब लाइक अभी 1 महीने का वीज़ा निकाला, ठीक है? अम्मी आ गई, फिर गई वापस।
फिर 3 महीने का वीज़ा निकाल लिया, फिर वो आ गईं, 15 दिन वहाँ रहने के बाद यहाँ पे आ गई, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया है। मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पे बैचलर लाइफ़ नहीं गुज़ारी है, मेरी माँ मेरे साथ रही है, अब्बा जी भी यहाँ पे आए हैं, बेटी भी आती रही, जैसे उसको स्कूल से छुट्टियाँ होती थी, वो आ जाती थी। फिर 2018 में वो परमानेंटली शिफ्ट कर गई मेरे साथ, तो अब तो माशाल्लाह से वो बिज़नेस में तो वो आपका साथ-साथ पेटू में बड़ा अच्छा। लेके चल रहे हैं। फिर ये आप इतना अच्छा जा रही थी, आपने टारगेट भी अचीव किए, यहाँ के भी टारगेट डेफ़िनिटली आपने अचीव किए होंगे। फिर यकदम जो है हुँ। आप स्विच कर रही हैं रियल एस्टेट की तरफ। तो व्हाट इज़ द बिहाइंड, क्या आपके ज़हन में था या आपके कोई और गोल आपने अपने लिए सेट कर लिए कि या अभी वो उसमें पूरे नहीं हो सकते, अब ये गोल रियल एस्टेट में शिफ्ट जो है ना वो नहीं, मैं यूएई के अंदर जब आई थी, तो मैं एक गोल लेके आई थी कि मेरी मंथली इनकम 1 लाख दिरहम होनी चाहिए, ठीक है? स्टेट लाइफ़ में मैंने बहुत अच्छा अर्न किया है, लेकिन वो एवरेज जो है ना, वो 35-40 हज़ार से ऊपर नहीं गई है। तो वो मेरी जो एक अंदर भूख थी ना, तो शर्मिंदगी कह लो। तृष्णा की नहीं है भई, सीधी-सी बात है, भूख है पैसे की। मैं ऐसा सुने देखना कि रेडी पैसे की भूखी सी। मुझे मेरे बहन-भाइयों को डेफ़िनिटली आपके ज़िम्मेदार। मुझे बहुत प्राउड है, फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर की बेटी हूँ। मेरे अब्बा जो हैं वो जब अभी रिटायर हुए हैं, तो उनकी जो तनख्वाह थी 16-17 हज़ार थी। मैं उनकी बेटी हूँ, जब वो लाहौर आए थे तो उन्होंने पहली जो नौकरी शुरू की थी 500 तनख्वाह पे की थी, और हम 4 बहन-भाई थे। उस वक़्त 4 बहनें थी, हम भाई बाद में पैदा हुए। तो मैं उस बाप की बेटी हूँ, मुझे उस बाप को बेहतर लाइफ़स्टाइल देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं चाहती हूँ मैं कुछ भी करूँ, तो लोग मुझे मेरे बाप के नाम से पहचानें। कि वो कासिम की बेटी। मैंने पाकिस्तान रहते हुए जब गाड़ी ली, तो मैं अपने इलाके में पिंड एक ही एरिया है, तो पिंड जाना ते लोगां ने सड़कां ते खड़े होके मुड़-मुड़ के भी ना कूड़ी गड्डी चलांदी भी पहली गल। वहाँ पे ली ये एक डिफरेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे गाँव में सब देखने के लिए आए कि गड्डी लई। फिर मैं हर साल 2 साल बाद मॉडल बदलना शुरू कर दित्ते, ते फिर लोग वेखन आंदे अच्छा इस दफा नवीं गड्डी लई है, इस बार चिट्टे रंग दी, की होते हैं। इस बार इस रंग दी लई है। ठीक है? जेलसी लोग ये भी तो करते हैं ना। वो तो सबके साथ पॉज़िटिव नेगेटिव चीज़ें सबके साथ होती हैं। लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ मेरा बाप जो है वो सारी चीज़ें एन्जॉय करे, मेरी माँ वो सारी चीज़ें एन्जॉय करे, जो दुनिया में बाकी लोग कर रहे हैं। मैं गरीब के घर पैदा हुई हूँ, ठीक है? लेकिन मैं गरीब मरना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी अगली नस्ल जो है वो गरीब ना हो, वो बेहतर हो, हर हवाले से बेहतर हो। बस ये मेरी नहीं, ख्वाहिश है। आपके माँ-बाप माशाल्लाह आपसे बहुत खुश। अम्मा या वो वालिदा साहब अभी मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह आप उनको, क्या बात है। अल्लाह ताला ऐसी बेटियाँ सबको दे जी, आपने तो बेटे से भी अहम किरदार अदा किया। आमीन, आमीन, आमीन। चलो हुण दसो लख रुपया शुरू हो गया कमाना कि कह रहे थे टी स्टेट में कैसे आए? तो देखिए, एक कैरियर होता है ना, गवर्नमेंट जॉब थी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ के प्रमोट हो गए, एरिया मैनेजर बन गए, गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो वो एक लिमिटेड सैलरी की उसमें चली गई। वो पूरी नहीं हो रही थी मेरी ख्वाहिश कि मैं 1 लाख दिरहम मिनिमम महीने का कमाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि और लोगों को देखा, ख़वातीन को देखा कि वो काम कर रही हैं, उनके अपने बिज़नेस हैं, कारोबार है, उनकी लाइफ़स्टाइल को देखा, ठीक है? तो मैं मोटिवेट होती थी लोगों को देख के। बहुत सारे अपने हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं डॉक्टर जो हैं नूर सबा है, उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ। वो माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्कर हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, और वो बहुत सारी लेडीज़ के लिए जो हैं वो आप कह लीजिए कि मशले राह हैं, ठीक है? तो मैंने उनको देखा, और बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारी जो पैड के अंदर हैं, शारजा सोशल सेंटर के अंदर, शारजा में हैं, तो जो काम कर रही मैडम समीना नासिर, मुझे बिल्कुल उनके साथ ऐसे जैसे वो मेरी माँ होती हैं। वो कहो। ठीक है, इतनी सोबर लेडी, तो उन सब लोगों को देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि नहीं, मुझे कुछ और भी करना है, मैं इंश्योरेंस के अलावा भी कुछ बेच सकती हूँ। तो देन डिसाइड किया कि अब बिज़नेस में आना चाहिए, रिटायरमेंट ली नौकरी से। बहुत कर ली थी, 18 साल बेच ली थी इंश्योरेंस जो है। तो अल्लाह ने रास्ता दिखाया, स्टार्ट किया इवेंट मैनेजमेंट से। एक लाइसेंस इवेंट मैनेजमेंट का स्टार्ट वहाँ से लिया, फिर मीडिया की तरफ आए, थोड़ा आपका भी कॉम्पिटिशन ना कभी दिया, और फिर रियल एस्टेट जो 1 साल, ऐसा ही करने वाले लोग हैं आपके साथ। 1 साल से जो है वो रियल एस्टेट जो है वो उसमें किया, और रियल एस्टेट में मेरा टारगेट मैं जो लेके चल रही हूँ, वो टारगेट मेरा ये है कि 365 मिलियन दिरहम इन 6 365 डेज़। वाह!
ये मेरा टारगेट है कि मुझे 365 दिन के अंदर 365 मिलियन की सेल करनी है। तो इंशाल्लाह जब ये अचीव हो जाएगा तो फिर वो लाख वाली जो है ना वो पीछे पीछे रह जाएगी, फिर उस होते चला जाएगा। बहुत विश यू गुड लक जी, हम दुआएँ आपके साथ इंशाल्लाह जिस तरह लगी हुई हैं और जिस तरह आपने पहले गोल अचीव किए हैं, इंशाल्लाह आप आगे भी अचीव करेंगी। आपके पास पीछे दुआएँ जो है ना वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं इसके ऊपर। तो डेफ़िनिटली आज अब चलिए थोड़ा-सा ये आपकी सक्सेस स्टोरी होगी। मेरा तो क्वेश्चन सक्सेस से थोड़े ऊपर था, लेकिन आपकी स्टोरी इतनी दिलचस्पी थी, मैं थोड़ा-सा इसको लेंथी ले गया। अदरवाइज़ मैं 1-2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता प्रोफ़ेशनल के ऊपर, लेकिन आपकी चीज़ें ऐसी अच्छी थी, मैं कहा चल लोगों के लिए एक मशवरा भी हो जाए तो आपकी सक्सेस स्टोरी। ज़्यादा लोग अब चूँकि लोग आपको जानते हैं एज़ अ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी और सारा कुछ आपके कर रही है। तो ये साथ-साथ सोशल मीडिया पे पैसे भी कमा रहे होगे, सिर्फ़ सोशल मीडिया पे आके किसी सेंसेबल शौकियाँ और ये सब कुछ हो रही? नहीं, सोशल मीडिया पे मैं कहीं पे भी कोई पेड अर्निंग नहीं कर रही हूँ। हाँ, एक्टिव हूँ और पेड अर्निंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस तरह से टाइम दे नहीं पाती हूँ। मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, इवेंट कंपनी है, मीडिया हाउस है, फिर रियल एस्टेट है, फिर अभी 1-2 दिन पहले एक नया बावी ग्लोबल स्टार्ट किया हमने। ओके। तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ई-कॉमर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग, उसमें बिज़नेस सेटअप और रीसेल बिज़नेस करेंगे उसमें हम लोग। वेरी ठीक है, और उसमें कंसल्टेंसीज़ हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो वो स्टार्ट करी। चलो नहीं, आप मुझे बताइएगा कि अब थोड़ा-सा रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी शेयर कर दें, आपका नॉलेज अच्छा है। तो रियल एस्टेट की मार्केट को आप क्या कैसे देख रही हैं? आपको उसको थोड़ा बताइएगा उसके बारे में। आग लगी, आग लगी हुई है। पता है क्या, दुबई के अंदर ना मैं एक मिसाल देती हूँ कि जो यहाँ के रूलर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है? औरतों के लिए सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। मैं अब सिंगल मदर हूँ, सबको पता है, जवान बेटी के साथ रहती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जब से पहले तो मैं अकेली रह रही थी, फिर बेटी भी साथ में हो गई, तो कभी कोई किसी किस्म का बैड इंसिडेंट नहीं है। ठीक है? तो ये सारा क्रेडिट जाता है यहाँ के रूलर्स को। कानून के ऊपर अमल करवाने वाले लोगों के ऊपर जाता है। फिर उसके बाद है कि इतनी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, तो वो एक होता है ना, मकनातीस लग रख दें किसी जगह तो लोहा जो है दूर-दूर से भी आके उसको जो है ना वो बारीक-बारीक ज़रे जो उसको चिमटते हैं। तो सेम ये कि यहाँ के रूलर्स ने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वो एक अट्रैक्शन पैदा कर दी है यहाँ पे। पूरी दुनिया से पैसा जो मकनातीस की तरह ना, वो उसकी जो कशिश है वो उसको खींच रही है। और उसकी मेन रीज़न वही है जो आपने बोला कि सिर्फ सिक्योरिटी, सेफ्टी और सब कुछ। अच्छा दूसरा इस वक़्त जो हॉट जो हैं प्रॉपर्टी आप कहाँ सजेस्ट करती हैं? कौन से एरियाज़ के ऊपर करती हैं? मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो आप समझती हैं कि ये एरिया अच्छे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जा सकता हाँ, 2 चीज़ें इस वक़्त दुबई के अंदर जो है, दुबई को अगर हम फ़ोकस करके बात करें तो दुबई में जो है नंबर 1 पे दुबई साउथ, वो आपका नया डाउनटाउन है, ठीक है? जिन लोगों ने बुर्ज खलीफ़ा बन रहा था तब इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो बाद में उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने उतना अर्न नहीं किया। तो आज सेम सिनेरियो है कि बुर्ज खलीफ़ा डाउनटाउन की जब आप समझ लीजिए बिगिनिंग है वहाँ पे, साउथ के अंदर। क्यों? वहाँ पे अभी 2026 में गवर्नमेंट ने 300 इवेंट मूव कर दिए हैं। वो 300 इवेंट जो है जब वो वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होंगे तो 2.5 मिलियन पीपल आएँगे। आज भी वहाँ पे अगर कैलकुलेट करके देख लें तो मेरा ख़्याल है 1500 यूनिट अवेलेबल है वहाँ पे एयरबीएनबी के लिए, क्योंकि होटल तो अभी तक वहाँ पे कोई 2 होटल हैं, वही एक जो एयरपोर्ट के अंदर और एक वहाँ नियर बाय में है? वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, ठीक है? तो उसके अलावा तो वहाँ कोई 4 स्टार, 5 स्टार होटल भी नहीं है। तो इट मीन्स कि सारे ज़्यादा लोग जाएँगे एयरबीएनबी पे, तो 2.5 मिलियन पीपल ने वहाँ पे 2026 में आना है। 8 से 10,000 लोग पर डे एंटरटेन होने हैं, तो वो एयरबीएनबी पे होने हैं, और एयरबीएनबी के लिए जो वहाँ का जो 1 बेडरूम है, स्टूडियो है या 2 बेडरूम है, उसका अगर आप आरओआई कैलकुलेट करें तो वो 15% से ज़्यादा रहना है। तो वो सबसे बेस्ट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। दूसरे नंबर पे दुबई के अंदर जो एवर इन्वेस्टमेंट वाटरफ्रंट, आप जो है वो कभी भी नुकसान नहीं होता। आप उसकी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, पाम जुमेयरा देख सकते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल आप जो है वो अब आप देख सकते हैं, उसी को देखते हुए जबल अली जो पाम जबल अली है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। फिर पाम पाम डेरा? पाम पा दु देरा आइलैंड, देरा आइलैंड, तो वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है।
फिर मैरीटाइम सिटी है, वहाँ पे जो है डेवलपमेंट। तो ये दुबई के अंदर वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एवर जो है वो आपको पे करती हैं आपसे, पे करती हैं। आपका फ़र्क नहीं होता। 400% जो है वो प्लस होता है। आप पाम जुमेरा का जो कैलकुलेशन करके देख लें तो 400% लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है वहाँ पे। वेरी गुड। तो आज ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट सेफ कैसे है? ऐसे एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी है ना, हुँ। दूसरा फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या आप एज इन्वेस्टर की सोच में बोलें वो कैसे सेफ महफूज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को? देखिए एक तो ये कि एस्क्रो अकाउंट जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो सिस्टम है उसमें रहते हुए आपका पैसा जो है कोई भी डेवलपर लेके भागेगा नहीं, ठीक है? वो सिक्योर रहेगा और जैसे-जैसे वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता जाएगा वैसे-वैसे उसको जो है फंड्स मिलते जाएँगे। तो आपको इन द एंड जो है वो आपका यूनिट हैंडओवर होना है ऑफ प्लान के अंदर, ठीक है? वो सिक्योर है। तो एज़ ए पाकिस्तानी हम देखें तो करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए हमारा जो पैसा है वो यहाँ पे पहले एक ज़माने में किसी ज़माने में मैं कहा करती थी इत्थे सराहने चों ही नपदे हो ना तो पैसा कटदा नहीं कटना नहीं है। लेकिन अगर वही पैसा हम पाकिस्तान में रखते हैं तो वहाँ डेप्रिसिएशन फैक्टर उसके ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवैल्यू नहीं होती है। फिर उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होता है, ठीक है? वो और उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं गवर्नमेंट चार्ज कर रही। रेंटल इनकम है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। आरओआई कितना रहता है नॉर्मली आप जो बता रही हैं नॉर्मली जो है आप बताएँ 8%, 10%, 15%? ये डिपेंड ऑन एरिया? डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट आरओआई है, ठीक है? तो आप देखिए और फिर एरियाज़ में भी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अब आप डाउनटाउन में जो है वो आपका स्टूडियो और 1 बेडरूम का आरओआई डिफरेंट है, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम का डिफरेंट है। इसी तरह से एवरेज हम कह सकते हैं 8-10%। हाँ, 8-10% बट अभी जो गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान है अगर उसको हम माइंड में रखें तो ये ज़्यादा होगा। अच्छा। क्योंकि नई जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है अमेनिटीज़ पे, ठीक है? जितने प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहा है, जितने भी डेवलपर काम कर रहे हैं, वो अमेनिटीज़ पे काम कर रहे हैं। पहले तो सीधी-सीधी कंस्ट्रक्शन होती थी ना, ठीक है? तो आफ्टर कोविड लोग थोड़ा उनको वो आया कि नहीं थोड़ी लोगों को जिम भी चाहिए होता है बिल्डिंग के अंदर अगर कोविड में ये सारी वीकनेसेस लोगों को फ़ील हुई हैं, ठीक है? बच्चों के लिए जो है किड्स प्ले एरिया भी होना चाहिए, फिर इंडोर्स जिम, आउटडोर जिम, पानी के अंदर जिम, पानी के ऊपर जिम, लाइब्रेरी, शादी हॉल, व्हाटएवर दानियूब ने तो इतनी अमेनिटीज़ की भरमार कर दी है, प्रोजेक्ट रूम का वो फ्री जाने की ज़रूरत 50 अमेनिटीज़ नहीं। करे। और 5 साल में आइंदा 5 साल भविष्य में क्या देखती हैं आप एज़ ए एक्सपर्ट्स मैं पूछ रहा हूँ आपसे? सही-सी विश्वास देना अगर 15 साल में कुछ है ना, तो लोगों का तनो पड़ना है। इसीलिए मैंने गिरेबान वाली शर्ट इसीलिए मैं बगैर गिरेबान वाली तरनी कोई पकड़ेगा ही। देखिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो तय करती हैं किसी भी इंडस्ट्री को। तो जो गवर्नमेंट का विज़न है वो बहुत क्लियर है 2030 का, 2040 का, 2050 का। तो मेरा नहीं ख्याल कि रियल एस्टेट कहीं जाने वाली है। वेरी गुड। एक बहुत आखिरी मैसेज हुँ। ख़वातीन को एज़ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वुमन और आपने माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल की है, तो कैमरा आपकी तरफ है और कोई ऐसा मैसेज देना चाहती हैं जिससे हौसला अफ़ज़ाई होगा? मैं तो हमेशा बड़ा सपोर्टिंग रहा हूँ लेडीज़ का रियली मुझे बड़ा हौसला खुशी होती है और जहाँ मेरी कोशिश होती है मैं इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ इसलिए आज मेरे सामने बैठी हैं और भी ख़वातीन जो आप समझती हैं बिल्कुल मेरे साथ भेजें हम उनको हौसला अफ़ज़ाई करेंगे आपके साथ। तो कोई मैसेज आप देना चाहती हैं ख़वातीन को जो कैमरा इज़ योर और आप बात कर थैंक यू सबसे पहले आपका और ख़वातीन के लिए मेरा मैसेज ये है कि खुद को बेचारे समझना छोड़ दीजिए। आप कोई बेचारी नहीं है, अल्लाह ने आपको वही जिस्म के उज़्व दिए हैं जो मर्द को दिए हैं। सबको दिए हैं, बराबर दिए हैं, अकल भी दी है, आँखें भी दी हैं, हाथ-पाँव सब कुछ दिया है। तो खुद को बेचारा समझना छोड़ दें और मुकाबला करें, आगे बढ़ें, ठीक है? काम करके आप अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। बाकी ये आप यहाँ आई हैं, आप जी मैं बेचारी हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे फ़िक्स सैलरी चाहिए। खुदा के लिए पाकिस्तानी हूँ, फ़िक्स सैलरी वाले टंटे से निकल आओ, खुद को आज़ाद करो, अपने परों को खोलो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए कैसे वसीले पैदा करता है रिज़्क के लिए।
थैंक यू। थैंक यू यास्मीन काउंसलर, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया, कम्प्रिहेंसिव दिया। नाज़रीन, जो मेरे ख्वाहिश थी ये आएँ और इनसे बातचीत करें, और क्योंकि इनकी सक्सेस स्टोरी को मैं काफ़ी अरसे से जानता था, और मैं चाहता था आपके सामने शेयर करूँ, और थोड़ा-सा क्योंकि रियल एस्टेट के ऊपर भी मौजूद हैं, तो उनका भी उनके जो एक्सपर्टीज़ है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो अगले प्रोग्राम तक मंज़ूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।